हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज की बात की जाए तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारे सेकंड सेक्शन को, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, डन, और ये कैसे वर्क करता है। मगर इस पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस सेक्शन को प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा है तो पहले एक बार आप उस चीज को प्रॉपर्ली समझो, और साथ ही साथ जो भी असाइनमेंट और जो भी एमसीक्यूज दिए गए हैं आपको, उसमें से एटलीस्ट आपको 50% एमसीक्यू और असाइनमेंट्स को सॉल्व करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डन। तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं टॉपिक जिसका नाम होता है डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमारा पहला पॉइंट क्या है? हमारा पहला पॉइंट है यहां पर डिसीजन। अब डिसीजन की बात की जाए बेटा, तो डिसीजन का मतलब क्या होता है? डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, डन। जैसे आपकी बात की जाए तो आप अपनी जिंदगी में हर दिन कोई ना कोई डिसीजन लेते हो। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट की बात की जाए तो उसने डिसीजन क्या लिया कि भैया मैं तो आईआईटी में एडमिशन लूंगा, तो भैया लो डिसीजन मना कौन कर रहा है, डन। कोई व्यक्ति है वो ये सोचता है कि भैया फ्यूचर में मेरे स्टेट का चीफ मिनिस्टर मैं ही बनूंगा, भैया लो डिसीजन, कौन मना कर रहा है तुमको। मान लो किसी स्टूडेंट की बात करें, वो सोचता है कि मेरा ब्याह तो सीधे कैटरीना कैफ से होने वाला है, डन, तो लो डिसीजन, मना कौन कर रहा है, वैसे तो हो गया ब्याह। तो अब यहाँ पे मैं अगर वर्ड की बात करूं जिसका नाम होता है डिसीजन, तो एक चीज ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति कोई भी डिसीजन ले सकता है, बट डिसीजन की बात की जाए तो कोई भी डिसीजन हमेशा एक टर्मिनोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है जिसको बोला जाता है कंडीशन, रिमेंबर, डन। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने क्या सोचा कि भाई साहब मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो भैया अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आपको किसी ना किसी कंडीशन को पास करना पड़ेगा, तभी आप आईआईटी में एडमिशन ले पाओगे। उसकी कुछ एग्जाम्स होती हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस, उन सारी एग्जाम्स को जब तक आप क्लियर नहीं करोगे आप एडमिशन कैसे लोगे? मतलब यहाँ पे कंडीशंस लगी हुई हैं, डन। अगर आप चाहते हो कि मुझे देश का प्राइम मिनिस्टर बनना है या मान लो चीफ मिनिस्टर बनना है, तो भैया आपको उतने एफर्ट्स उस कंडीशन को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा जो कंडीशन उसके लिए रिक्वायर्ड है, डन। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लो आपकी इच्छा हो गई मुझे कैटरीना कैफ से शादी करनी है, तो भैया तुम्हारी पर्सनैलिटी भी विकी कौशल जैसी होनी चाहिए, डन। तो अल्टीमेटली अगर सिंपल टर्मिनोलॉजी में बात की जाए तो किसी भी डिसीजन की बात की जाए तो हर डिसीजन किसी ना किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, डन। अब एक चीज ध्यान रखना, अब यहां पर अगर मैं वर्ड की बात करूं कंडीशन, कंडीशन मतलब क्या? कंडीशन मतलब स्थिति। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल पे लेके आता हूं भैया, कि मान लो कि मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है, डन, और उस कॉलेज की बात की जाए तो उस कॉलेज की जो फीस है वो 1,00,000 रुपए है, डन, और मेरी जेब में रखे हुए 15,000 रुपए या 20,000 रुपए या 50,000 रुपए, तो मैं उस कॉलेज में एडमिशन लेने की जो कंडीशन है 1,00,000 फीस, उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा हूं। और अगर मैं उस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा हूं तो मैं उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाऊंगा, मतलब कंडीशन क्या हो चुकी है? फॉल्स हो चुकी है। तो अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो एक चीज ध्यान रखना, किसी भी कंडीशन की बात की जाए तो कंडीशन के नॉर्मली दो पार्ट होते हैं, रिमेंबर। कंडीशन की बात की जाए तो कंडीशन या तो क्या होगी? ट्रू, डन, और कंडीशन की बात किया तो कंडीशन या तो क्या होगी? फॉल्स। तो एक चीज ध्यान रखना, कंडीशन के हमेशा दो पार्ट होते हैं, कंडीशन या तो ट्रू होगी, कंडीशन या तो क्या होगी? फॉल्स होगी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूं तो सी लैंग्वेज में ट्रू नाम का कोई भी वर्ड अवेलेबल नहीं है, डन। और फॉल्स की बात की जाए तो फॉल्स नाम का कोई भी वर्ड अवेलेबल नहीं है। हां, मैं आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूं कि यहां पर एक सॉल्यूशन है जिसको बोला जाता है बुल, और बुल एक एन्यूमरेशन है, तो उसको मैं जब डिस्कस करूंगा, ये इसकी रिक्वायरमेंट अभी आपको नहीं आएगी, पहले आपको ये समझना पड़ेगा एन्यूमरेशन क्या होता है, उसके बाद में आपको बुल के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि बुल क्या होता है, और उसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं आएगी, लगभग मान के चलिए 50 to 60 वीडियोस के बाद वो कंटेंट आएगा, डन। तो यहां पर अगर मैं ट्रू की बात करता हूं तो ट्रू नाम का कोई भी वर्ड सी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, और फॉल्स की बात किया तो फॉल्स नाम का कोई भी वर्ड सी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, डन। अब ट्रू की बात की जाए तो एक चीज ध्यान रखना, सी लैंग्वेज में ट्रू को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 के द्वारा, और फॉल्स की बात की जाए तो फॉल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 के द्वारा। मतलब एक चीज ध्यान रखना, अगर ट्रू की बात करें तो ट्रू को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन 1 से, और फॉल्स की बात करें तो फॉल्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा यहां पर 0 से। अब रिप्रेजेंटेशन की बात किया मतलब क्या? बताना कुछ और चाह रहे हो और बता कुछ और रहे हो, डन।
मैं आपको सिंपल एग्जांपल पे लेके आता हूं। अपन रियल लाइफ में कई बार ये काम किए हुए हैं। डन। क्या है काम है, ध्यान रखना। अभी जैसे मेरी बात करता हूं, तो मैंने वो समय देखा हुआ है जब मोबाइल नहीं हुआ करता था या फैमिली में एक मोबाइल हुआ करता था। तो उस केस में क्या होता था, जैसे मान लो दोस्तों में प्लानिंग हुई कि भाई चलो आज मूवी चलना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि फ़ोन किसके पास है, पापा के पास है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर फ़ोन ला के पापा को ये बोल दिया कि पापा जी वो अभिषेक को बोल देना कि मूवी देखने जाना है, तो पापा मूवी देखने जाने ही देंगे नहीं। अब इस केस में सॉल्यूशन क्या है, इस केस में सॉल्यूशन अपन ने बनाया रिप्रेजेंटेशन। क्या कि भाई एक काम करना, अगर मूवी चलने का कंफर्म हो तो 2 मिस कॉल देना, और अगर नहीं चलना हो तो 1 मिस कॉल देना। मतलब क्या हो रहा है, 2 मिस कॉल या 1 मिस कॉल, ये किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 मिस कॉल मतलब जाना है, 1 मिस कॉल मतलब नहीं जाना। तो ये क्या हुआ, जाना है या नहीं जाने का रिप्रेजेंटेशन। तो सेम एज इट इज, अगर मैं बात करता हूं ट्रू, तो ट्रू नाम का कोई भी वर्ड अवेलेबल नहीं है, मगर ट्रू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन, 1 से। और फॉल्स की बात करें, फॉल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, 0 से। डन। तो ध्यान रखना, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। नॉर्मली अगर 1 की बात करो, 1 का मतलब ट्रू होता है और 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। इसके अलावा अगर मैं यहां पे बात करता हूं 2 की, तो 2 का मतलब क्या होगा, या मैं बात करता हूं 3 की, तो 3 का मतलब क्या होगा, 4 की, तो 4 का मतलब क्या होगा, -7, इसका मीनिंग क्या है, -8, इसका मीनिंग क्या है, माइनस का 41, इसका मीनिंग क्या है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा प्लीज, इन सभी की बात की जाए तो इन सभी का मीनिंग ट्रू ही है। डन। तो एक चीज ध्यान रखना, सी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो सी लैंग्वेज में ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। सी लैंग्वेज में ट्रू को रिप्रेजेंट किया जाता है नॉन जीरो से। रिमेंबर, नॉन जीरो मतलब 0 को छोड़कर हर वैल्यू सी लैंग्वेज में क्या मानी जाती है, ट्रू। डन। और इसके अलावा अगर मैं फॉल्स की बात करूं तो फॉल्स के लिए केवल एक वैल्यू है, वो है आपकी 0। डन। तो ट्रू इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉन जीरो एंड फॉल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। डन। एक छोटा सा पॉइंट और, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज करो, और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन। तो ट्रू इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉन जीरो मतलब 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू क्या मानी जाती है, ट्रू। 1 ट्रू है, 7 ट्रू है, -8 ट्रू है, -15 ट्रू है, एवरीथिंग इज ट्रू अदर देन 0। डन। और 0 की बात की जाए तो 0 यहां पर क्या कहलाता है, आपका फॉल्स। डन। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करो, मैंने क्या बोला, ट्रू मतलब 1 या 2 या 3 या 4 या -7 या -8 या -4, ये सारी वैल्यू की बात की है। तो ये सारी वैल्यू कैसी हैं, ये सारी वैल्यूज इंटीजर हैं। डन। और अगर मैं यहां पे 0 की बात करूं तो 0 कैसी वैल्यू होती है, 0 भी एक इंटीजर वैल्यू है। मतलब सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो ट्रू और फॉल्स की बात की जाए तो वो इंटरनली क्या है, वो कोई ना कोई इंटीजर नंबर है। अगर वो नंबर 0 होगा तो फॉल्स कहलाएगा, अगर वो नंबर 1 होगा, 2 होगा तो क्या कहलाएगा, ट्रू कहलाएगा। बट अगर आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप अवॉइड कर सकते हो। डन। बाद में जब आप इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क करोगे तो आपको चीजें ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होंगी। डन। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ट्रू मतलब क्या होता है, नॉन जीरो, और फॉल्स मतलब होता है 0। दैट्स इट। अब बेसिक फंडामेंटल्स की बात किया जो हमने पहले पढ़ा था, तो उस कंसेप्ट को समझने के पहले मैंने आपको वहां पर कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बताया था। जैसे पहले ऑपरेटर है, इनका नाम होता था अर्थमेटिक ऑपरेटर, मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड। इसके अलावा मैंने ऑपरेटर के बारे में बात की थी, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब अगर आपको डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली समझना है तो आपको भी यहां पर कुछ ऑपरेटर्स को समझना पड़ेगा, जिसमें एक कैटेगरी होती है जिसे बोला जाता है रिलेशनल ऑपरेटर, और दूसरी कैटेगरी होती है, इसका नाम होता है कंडीशनल ऑपरेटर। इसके अलावा एक कैटेगरी और होती है जिसे बोला जाता है लॉजिकल ऑपरेटर, जिसको हम अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। डन। तो यहां पर सबसे पहले अगर अपन बात करें हमारी पहली कैटेगरी के बारे में, जिसका नाम होता है रिलेशनल ऑपरेटर, तो एक चीज ध्यान रखना, रिलेशनल ऑपरेटर की बात की जाए तो रिलेशनल ऑपरेटर मतलब क्या, रिलेशनल ऑपरेटर मतलब ऐसे सिंबल जो कि रिलेशन बताते हैं, मतलब छोटा है,
बड़ा है, बराबर है, बराबर नहीं है। ये क्या है? ये रिलेशन बताने का तरीका है। डन। तो ऐसे ऑपरेटर जिनका काम रिलेशन बताने के लिए किया जाता है उनको नॉर्मली बोला जाता है रिलेशनल ऑपरेटर। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूं तो सी लैंग्वेज में टोटल मिलाकर 6 रिलेशनल ऑपरेटर अवेलेबल हैं। कौन कौन से? पहला रिलेशनल ऑपरेटर है जिसे बोला जाता है लेस देन। सेकंड वन इज ग्रेटर देन। थर्ड लेस देन और इक्वल टू। अगला चौथा ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगला इक्वल टू। और लास्ट वन जिसे बोला जाता है नॉट इक्वल टू। तो ओवरऑल मिला के हमारे पास 6 ऑपरेटर्स हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, इन सभी ऑपरेटर्स की बात की जाए तो इन सभी ऑपरेटर्स को अपन प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करेंगे, बट हमें यहां पर सबसे पहले एक डाउट को पहले क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, अगर अपन एक कैटेगरी के बारे में बात करें जिसको मैंने आपको बताया था असाइनमेंट ऑपरेटर, तो आपने इसके पहले एक ऑपरेटर को पढ़ रखा जिसका नाम क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। और यहां पर एक ऑपरेटर अवेलेबल है जिसको बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। तो मैक्सिमम केस में कई स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट एंड इक्वल टू। तो पहले अपन उसके बारे में बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो यहां पर हमारे पास 2 सिंबल अवेलेबल हैं। पहला सिंबल कौन सा है? असाइनमेंट, जिसको हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। डन। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है भैया? ये रहा। और एक और ऑपरेटर कौन है जिसको नॉर्मली बोला जाता है इक्वल टू। और इक्वल टू ऑपरेटर की बात की जाए तो उसको रिप्रेजेंट करा जाता है डबल इक्वल टू से। डन। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो अगर मैं असाइनमेंट की बात करूं तो असाइनमेंट का यूज कब किया जाता है और इक्वल टू का यूज कब किया जाता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला वर्ड क्या है? असाइंड। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज आप तब करते हो जब आपको कोई वैल्यू किसी अदर वेरिएबल को असाइन करनी होती है, देना होती है, तो आप किसका यूज करते हो? असाइनमेंट का। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर ए और एक वेरिएबल डिक्लेयर करा बी। अब यहां पर मैं क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं कि जो ए वेरिएबल है, इस ए वेरिएबल को हमको एक वैल्यू देनी है। वैल्यू क्या देनी है भैया? 10। तो क्या करना है? वैल्यू देना है। और देने के लिए अपन कौन से ऑपरेटर का यूज करते हैं? असाइनमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे? ए असाइनमेंट 10। डन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 होगा वो किसको असाइंड हो जाएगा? ए को। डन। सेम एज इट इज, अगर मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिख दिया बी असाइनमेंट 20, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 20 है वो किसको असाइंड हो जाएगा? बी को। डन। तो अगर असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट का यूज तब किया जाता है जब आपको कोई वैल्यू लेना देना होती है। बट अगर मैं इक्वल टू की बात करूं तो इक्वल टू ऑपरेटर का यूज तब किया जाता है जब आपको किन्हीं 2 वेरिएबल या 2 कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर करना होता है। राम बराबर है श्याम के, तो यहां पर क्या हो रहा है? मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि राम की एज श्याम को दे दो, नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं? क्या राम श्याम के बराबर है? मतलब मैं क्या कर रहा हूं? कंपेयर कर रहा हूं दोनों को। तो इस केस में हम किसका यूज करेंगे? इक्वल टू ऑपरेटर का। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर x और एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा y। अब मान लीजिए x को आपने वैल्यू दे दी है 10 और y को आपने वैल्यू असाइन कर दी मान लीजिए 20। डन। अब मैं क्या चाहता हूं? मैं ये पता करना चाहता हूं कि क्या x y के बराबर है। अब मैं अगर ये पता करना चाहता हूं कि क्या x y के बराबर है तो मैं ऐसा नहीं लिखूंगा x असाइनमेंट y ना। इसका मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू x को असाइंड हो गई है। गलत, ऐसा नहीं होगा। इस केस में मैं यहां पे लिखूंगा x डबल इक्वल टू y या फिर x इक्वल टू y। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा है, ये स्टेटमेंट कर क्या रहा है? ये स्टेटमेंट x को कंपेयर कर रहा है y के साथ में कि क्या x y के बराबर है। अब मुझे बताओ, क्या x y के बराबर है? यस और नो? ऑब्वियस ही बात है सर, नो। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू कितनी है? 20 है। नो। नो मतलब क्या हुआ? फॉल्स। और फॉल्स मतलब क्या हुआ? 0। तो ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा है
x इक्वल टू वाई, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आपका 0, क्योंकि x y के बराबर नहीं है, नहीं मतलब फॉल्स। डन। तो असाइनमेंट की बात की जाए तो असाइनमेंट का यूज तब किया जाएगा जब आप किसी एक वेरिएबल या कांस्टेंट की वैल्यू को किसी अदर वेरिएबल को असाइंड करना चाहते हो, देना चाहते हो। डन। तो आप यूज करोगे असाइनमेंट का। और जब आप किन्हीं दो वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर करना चाहता हूं तो उस केस में आप किसका यूज करोगे, इक्वल टू का। डन। तो ये डाउट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आपको कई बार कई लॉजिकल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात करते हैं हमारे अदर सिंबल्स के बारे में। हमारे अदर सिंबल कौन से हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। डन। अब एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला आपसे कि इन ऑपरेटर्स को क्या बोला जाता है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स की अगर बात की जाए तो रिलेशनल ऑपरेटर का वर्क क्या होता है, रिलेशन बताना, छोटा है, बड़ा है, बराबर है, बराबर नहीं, ये क्या रिलेशन बताने का तरीका है। डन। अब एक चीज ध्यान दो प्लीज, नॉर्मली अगर मैं एक सिंपल स्टेटमेंट लिखता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने स्टेटमेंट लिख दिया 10 + 20, तो इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, आप बोलोगे सर 30, बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिख दिया 20 × 4, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा सर 80। मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया 30 / 7, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या आएगा 4। अगर मान लीजिए मैंने स्टेटमेंट लिख दिया 24 - 3, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा 21। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर मैंने जो ऑपरेटर यूज करे वो ऑपरेटर कौन कौन से हैं, वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात की जाए तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को आप जब भी यूज करोगे तो जैसी वैल्यू वैसा रिजल्ट। अगर आपकी वैल्यू प्लस कर रहे हो तो रिजल्ट कुछ और आएगा, हर बार प्लस करने पे अलग रिजल्ट आएगा। डन। बट ध्यान दीजिएगा प्लीज, मान लीजिए कि हम यहां पर बात कर रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर की, तो जैसे मान लो मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिख दिया 10 < 20, कौन सा ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं हम यहां पर, लेस देन को। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 10 < 20 मतलब 10 छोटा है 20 से। सही है गलत है, ऑब्वियस ही बात है भैया सही है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 0। डन। अगर आपने यहां पे स्टेटमेंट लिख दिया 20 < 30, अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात की है तो 20 बड़ा है 30 से, सही है गलत, गलत, तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा अगेन 0। अगर आपने यहां पे स्टेटमेंट लिख दिया 70 < 5, सही है गलत है, सही है भैया, 70 5 से बड़ा होता है, तो यहां पर आपका रिजल्ट क्या आएगा 1। अगर आपने यहां पे स्टेटमेंट लिख दिया 29 < 5, रिमेंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब पॉइंट को समझो, यहां पर आपने लगाया ग्रेटर देन और इक्वल टू, रिमेंबर ध्यान रखना इस पर्टिकुलर सिंबल की बात की, इसमें दो चीज चेक करेगा, या तो बड़ा है या तो बराबर है। अगर मैं यहां पर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात करूं, आपने क्या लिखा 29 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या 29 5 के बराबर है, ना, मगर क्या 29 5 से बड़ा है, हाँ, मतलब यहां पर दो कंडीशन लगी है, बड़ा है या बराबर है। डन। तो इस केस में एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो आपका यहां पर रिजल्ट क्या आएगा 1। क्लियर। सो अगर इन सभी ऑपरेटर्स की बात करें, जो ऑपरेटर मैंने अभी आपके सामने यूज किए हैं, इन सभी ऑपरेटर्स की बात करें तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, या तो 0 या तो 1। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपने लिख दिया यहां पे 20 नॉट इक्वल टू 30। डन। 20 30 के बराबर नहीं है, सही है गलत है भैया, सही है, क्योंकि 20 30 के बराबर नहीं है, तो इस केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा भैया, इस केस में आपका रिजल्ट आएगा 1। अगर आपने यहां पे स्टेटमेंट लिख दिया 20 = 70, 20 70 के बराबर है, तो यहां पर आपका रिजल्ट क्या आएगा आपका 0। तो आप एक चीज क्या नोटिस कर रहे हो कि हर जगह पर आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 या 1। तो एक चीज अपने माइंड में बिठाओ, जब भी आप आपके प्रोग्राम में रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करोगे तो रिलेशनल ऑपरेटर का जो रिजल्ट आएगा
वो या तो क्या होगा 0 या तो क्या होगा 1। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। डन। तो ये चीज आपके माइंड में प्रॉपर्ली बैठी होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारी अगली कैटेगरी के बारे में, जिसका नाम होता है कंडीशनल ऑपरेटर। रिमेंबर, रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में मैंने अभी आपको जो बताया वो केवल एक इंट्रोडक्शन है, अभी इसके डेप्थ में आएंगे अपन। तो यहां पर अगर मैं कंडीशनल ऑपरेटर की बात करूं तो एक चीज ध्यान रखना, कंडीशनल ऑपरेटर को सी लैंग्वेज में टर्नरी ऑपरेटर भी बोला जाता है। टर्नरी ऑपरेटर, रिमेंबर एक चीज ध्यान रखना। अब यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल टर्नरी का मतलब क्या होता है? देखिए, नॉर्मली हमारे पास जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, जस्ट लाइक मैं प्लस की बात करूं या माइनस की बात करूं या किसी भी ऑपरेटर की अगर बात की जाए, तो नॉर्मली ऑपरेटर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी होती है जिसे बोला जाता है यूनेरी ऑपरेटर, और दूसरी कैटेगरी होती है जिसको बोला जाता है बाइनरी ऑपरेटर। डन। मगर इसके अलावा एक कैटेगरी और होती है जिसे नॉर्मली बोला जाता है टर्नरी ऑपरेटर, और टर्नरी ऑपरेटर कौन है? कंडीशनल ऑपरेटर को ही टर्नरी ऑपरेटर बोला जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा प्लीज, वो स्टूडेंट जो बीएससी बीसीए की तैयारी कर रहे हैं और वो इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन नॉर्मली आपके वाइवा में पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। देखिए, अगर आपको ये समझना है कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, तो आपको यहां पर सबसे पहले दो टर्मिनोलॉजीज को समझना पड़ेगा। पहली टर्मिनोलॉजी होती है जिसको बोला जाता है ऑपरेटर, और दूसरी टर्मिनोलॉजी होती है जिसे बोला जाता है ऑपरेंड्स। अब पॉइंट को यहां पे समझने की कोशिश करो। ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब कौन? जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो क्या कहलाता है? वो आपका ऑपरेटर कहलाता है। और ऑपरेंड मतलब कौन? जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका ऑपरेंड। तो जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया 10 + 20। अब 10 + 20 की बात की जाए तो यहां पर 10 क्या है और 20 क्या है? 10 और 20 की बात की जाए तो 10 और 20 के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, तो यहां पर 10 और 20 क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके ऑपरेंड्स। डन। मगर इसके ऊपर ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है? ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एडिशन, तो यहां पर प्लस क्या कहलाएगा? प्लस आपका ऑपरेटर कहलाएगा। डन। तो दो टर्मिनोलॉजी होती है, ऑपरेटर और ऑपरेंड्स। ऑपरेटर जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और ऑपरेंड मतलब जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका ऑपरेंड कहलाता है। डन। अब यहां पर जब भी अपन ऑपरेटर और ऑपरेंड की बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बोला कि यहां पर टोटल मिला के 3 कैटेगरीज होती हैं, यूनेरी, बाइनरी और टर्नरी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनेरी के बारे में। यूनेरी ऑपरेटर की बात की जाए तो यूनेरी ऑपरेटर मतलब क्या? यूनेरी ऑपरेटर मतलब ऐसे ऑपरेटर जो कि सिंगल ऑपरेंड पर अप्लाई होते हैं। सिंगल ऑपरेंड मतलब जैसे मान लीजिए 10 की बात की जाए तो आपने यहां पे क्या लिखा? 10। अब 10 क्या है? 10 एक ऑपरेंड है जिसके ऊपर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बट मैंने यहां पर इसके पहले एक सिंबल लगा दिया माइनस। अब यहां पे माइनस की बात करें तो माइनस क्या कर रहा है? जब तक आपने यहां पर माइनस सिंबल नहीं लगाया था तो 10 क्या था? 10 एक पॉजिटिव वैल्यू था, और आपने इसके पहले क्या लगा दिया? माइनस। इस केस में क्या हुआ? माइनस ने इस 10 को नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। डन। तो यहां पर माइनस की बात करो, माइनस यहां पर क्या कहलाएगा? माइनस यहां पर कहलाएगा यूनेरी ऑपरेटर, क्योंकि यहां पर माइनस पर केवल और केवल एक ऑपरेंड अवेलेबल है। डन। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड यूनेरी ऑपरेटर। अगर आपकी बात की जाए तो आप में से अगर किसी स्टूडेंट ने पहले से प्रोग्रामिंग को पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो आपने एक टर्मिनोलॉजी के बारे में सुना होगा जिसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आप कई बार ऐसा लिखोगे फ्यूचर में आई प्लस प्लस, तो प्लस प्लस की बात की जाए तो प्लस प्लस किसके ऊपर वर्क कर रहा है? आई के ऊपर। तो मैं क्या बोलूंगा कि प्लस प्लस एक यूनरी ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि यहां पर कितने ऑपरेंड अवेलेबल हैं? केवल और केवल एक, और वो ऑपरेंड कौन है? आई। डन। तो ऐसे ऑपरेटर जो केवल और केवल सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं उसे बोला जाएगा यूनरी ऑपरेटर। मैं एक एग्जांपल देता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल। मान लो एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन थिएटर है, उस ऑपरेशन थिएटर में एक व्यक्ति ऑपरेशन टेबल पे लेटा हुआ है और एक डॉक्टर है। अब यहां पर ऑपरेशन कौन अप्लाई करेगा?
डॉक्टर, तो डॉक्टर यहां पर क्या हुआ, ऑपरेटर, मगर ऑपरेशन किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, उस पेशेंट के ऊपर, तो पेशेंट यहां पर क्या कहलाएगा, ऑपरेंड। अब यहां पे समझो, यहां पे मल्टीपल ऑपरेंड नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति उसका ऑपरेशन होना है, तो यहां पर डॉक्टर एक ऑपरेटर है और पेशेंट एक ऑपरेंड है, मगर डॉक्टर यहां पर कहलाएगा यूनरी ऑपरेटर, क्योंकि वो केवल केवल एक ऑपरेंड पे वर्क कर रहा है। डन, क्लियर है। अब बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर की। बाइनरी ऑपरेटर मतलब ऐसे ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड पे वर्क करते हैं, और नॉर्मली मैक्सिमम ऑपरेटर जो होते हैं वो आपके बाइनरी होते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया 10 + 20। अब प्लस की बात की जाए तो प्लस क्या है, प्लस आपका ऑपरेटर है। डन, और प्लस किसके ऊपर वर्क कर रहा है, प्लस वर्क कर रहा है 10 पर और प्लस वर्क कर रहा है 20 के ऊपर। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि प्लस की बात करो, प्लस के लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या है, एक ऑपरेंड है, और प्लस के राइट हैंड साइड पे भी क्या है, एक ऑपरेंड अवेलेबल है। तो यहां पर मैं प्लस को क्या बोलूंगा कि प्लस एक यूनरी ऑपरेटर नहीं है, प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर है। डन, सेम इट इज, अगर मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया 20 - 7, तो माइनस की बात की जाए तो माइनस क्या कर रहा है, 20 मेरे 7 को माइनस कर रहा है, तो यहां पर माइनस क्या है, एक ऑपरेटर है, और माइनस कैसा ऑपरेटर वर्क कर रहा है यहां पर, बाइनरी। डन, और 20 और 7 ये क्या कहलाएंगे, आपके ऑपरेंड्स। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं यहां पर बात करता हूं माइनस की, तो माइनस यूनरी ऑपरेटर भी होता है और माइनस बाइनरी ऑपरेटर भी होता है। किसी वैल्यू को अगर आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो आप माइनस लगा देते हो, तो उस केस में माइनस की वर्किंग होती है यूनरी बिहेवियर। बट अगर आपने एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप किसका यूज करते हो, माइनस का। तो इस केस में माइनस कैसा बिहेव कर रहा है, बाइनरी। डन, तो माइनस यूनरी भी होता है और माइनस बाइनरी भी होता है। डन, अगर आपने लिख दिया 20 > 5, तो ये कैसा ऑपरेटर हुआ, बाइनरी, क्योंकि दो ऑपरेंड है, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे। अगर आपने लिख दिया 20 < 7, तो लेस देन कैसा ऑपरेटर है, बाइनरी। बट एक स्पेशल ऑपरेटर होता है जिसका नाम है कंडीशनल ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर की बात की जाए तो इसको ना तो यूनरी बोला जाता है और ना ही बाइनरी, इसको बोला जाता है टर्नरी, क्योंकि इस ऑपरेटर की बात की जाए तो इसके टोटल मिलाकर 3 ऑपरेंड्स होते हैं। डन, तो पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर को लिखने का तरीका क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, कंडीशनल ऑपरेटर को लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। तो आप यहां पर लिखोगे सबसे पहले कंडीशन। डन, कंडीशन, उसके बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। डन, वैसे अगर कंडीशनल ऑपरेटर की बात की जाए तो कंडीशनल ऑपरेटर में ये दो चीजें होती है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। डन, तो इन दोनों का अपन यूज करेंगे। तो कंडीशनल ऑपरेटर की बात किया तो पहले अपन लिखते हैं कोई कंडीशन, इस कंडीशन की बात की जाए तो कंडीशन के बाद लगाया जाता है क्वेश्चन मार्क और उसके बाद में लगाया जाता है कॉलन। डन, अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर क्वेश्चन मार्क के बाद में ये वाला जो एरिया होता है क्वेश्चन मार्क के बाद और कॉलन के पहले, इस वाले एरिया को बोला जाता है एक्सप्रेशन 1। डन, और जो कॉलन होता है, कॉलन के बाद वाला जो एरिया होता है उसे बोला जाता है एक्सप्रेशन 2। लास्ट में अपन ने क्या लगा दिया, सेमीकॉलन। तो सेमीकॉलन वैसे एग्जैक्टली इसका पार्ट नहीं होता है, सेमीकॉलन अलग से है। डन, तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि क्वेश्चन मार्क के पहले क्या है, कंडीशन, तो ये पहला हो गया आपका, ये पहला ऑपरेंड हो गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद क्या है, एक्सप्रेशन 1, तो ये आपका दूसरा ऑपरेंड हो गया है। और कॉलन के बाद आपके पास में एक और ऑपरेंड अवेलेबल है, एक्सप्रेशन 3। तो टोटल मिलाए कितने ऑपरेंड अवेलेबल हैं, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 एंड ऑपरेंड 3। दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं कि जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है इसको टर्नरी ऑपरेटर बोला जाता है, क्योंकि इसके 3 एरिया होते हैं। डन, अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, इसके वर्क करने का तरीका क्या होता है, वर्क बहुत सिंपल सा है। तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, तो अगर कंडीशनल ऑपरेटर की बात की जाए तो कंडीशनल ऑपरेटर में क्वेश्चन के पहले लगाया जाता है कंडीशन। अब इस कंडीशन की बात की जाए तो आपको एक चीज पता है कि किसी भी कंडीशन के नॉर्मली 2 रिजल्ट होते हैं। पहला रिजल्ट क्या होता है, 1, और दूसरा रिजल्ट क्या होता है बेटा, 0। 1 मतलब क्या, ट्रू, और 0 मतलब क्या, फॉल्स। डन, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने यहां पर जो कंडीशन लगा रखी है उस कंडीशन का रिजल्ट यदि 1 आएगा तो उस केस में एक्सप्रेशन 1 वाले एरिया में आपने जो भी लिख रखा है वो वर्क करेगा। और अगर आपकी कंडीशन का जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, 0,
तो एक्सप्रेशन 2 वाले एरिया में आपने जो भी लिखा होगा वो वर्क करेगा। डन। तो कंडीशन बहुत सिंपल सी है, एक्सप्रेशन 1 वर्क करेगा या एक्सप्रेशन 2 वर्क करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कंडीशन के ऊपर। डन। तो चलिए इसको अपन एक सिंपल एग्जांपल के ऊपर लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया है इंटीजर PER, परसेंटेज। तो परसेंटेज या एवरेज निकालने का हमने ऑलरेडी एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। डन। तो मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया है PER, मतलब क्या? परसेंटेज। और परसेंटेज वेरिएबल की वैल्यू मान लीजिए मैंने दे दी है 70। डन। अब मैं क्या चाहता हूं कि इस वैल्यू के बेस पर मुझे स्टूडेंट पास हुआ है या फेल हुआ है ये प्रिंट कराना है। डन। अब देखिए मैं चाहता हूं क्या कि अगर परसेंटेज की वैल्यू 50 के बराबर या उससे ज्यादा हो तो पास प्रिंट हो जाए, और अगर परसेंटेज की वैल्यू 50 से कम हो तो फेल प्रिंट हो जाए। डन। तो यहां पर मेरी कंडीशन क्या है? मेरी कंडीशन है परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। डन। ये मेरी कंडीशन हो गई। अब इसके बाद मैंने यहां पर लगा दिया है क्वेश्चन मार्क, जो मैंने यहां पे आपको बताया था। डन। क्वेश्चन मार्क की बात की जाए तो उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया? कंडीशन अगर ट्रू होगी तो कौन वर्क करेगा? एक्सप्रेशन 1। और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो कौन वर्क करेगा? एक्सप्रेशन 2। तो यहां पर मैं क्या चाहता हूं, अगर परसेंटेज की वैल्यू 50 के बराबर या उससे ज्यादा आए तो क्या प्रिंट होना चाहिए? पास। तो मैंने यहां पर क्वेश्चन मार्क के बाद लगा दिया है प्रिंटफ, और यहां पे लिख दिया मैंने मान लीजिए पास। दैट्स इट। उसके बाद अपन क्या लगाएंगे? यहां पे कॉलन, और कॉलन के बाद मैंने एक और प्रिंटफ लगा दिया और यहां पे मैंने लिख दिया है फेल। दैट्स इट। और देन सेमीकोलन। अब एक काम करते हैं, इसको अपन ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो यहां पर सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेन से। मेन के बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, वेरिएबल की वैल्यू क्या है आपकी? 70। अब यहां पर आते हैं तो सबसे पहले कौन वर्क करेगा? सबसे पहले आपकी कंडीशन वर्क करेगी, और कंडीशन क्या है? परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। डन। परसेंटेज की वैल्यू क्या है? परसेंटेज की वैल्यू को यहां पे पुट अप करो। परसेंटेज की वैल्यू है 70, मतलब स्टेटमेंट क्या बन गया? 70 ग्रेटर देन इक्वल टू 50। मुझे बताओ इसका रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है? ऑब्वियस सी बात है, 70 50 से बड़ा है, तो यहां पर रिजल्ट क्या है? ट्रू। तो इस केस में ये जो एक्सप्रेशन 1 वाला एरिया है ये वर्क करेगा, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रिंटफ पास। डन। तो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा? पास। फेल प्रिंट नहीं होगा। डन। बट मान लो कि इसी केस की अगर बात की जाए तो यहां पर अगर परसेंटेज की वैल्यू 70 नहीं होती, वहां वैल्यू होती मान लो 45, तो इस केस में क्या होता? 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 50। सही है गलत? गलत। तो इस केस में क्या प्रिंट हो जाता है आपका? फेल। तो पास प्रिंट होगा या फेल प्रिंट होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कंडीशन के ऊपर। डन। इसको अपन डिटेल में और समझेंगे, मगर अभी आपको ये ऑपरेटर को समझना है कि ऑपरेटर वर्क कैसे करता है। तो टोटल मिला के 3 सेगमेंट्स हैं, कंडीशन, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन 1 वर्क करेगा, कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो एक्सप्रेशन 2 वर्क करेगा। इसका एक फॉर्मेट और होता है, इसको बोलते हैं नेस्टेड, उसको अपन अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे डिटेल में। डन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऑपरेटर प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। बट अभी ये दोनों ऑपरेटर कंप्लीट नहीं हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे यहां पर एक टर्मिनोलॉजी के बारे में जिसे बोला जाता है प्रेसिडेंस। बेसिक में अपन ने जब चीजें पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है। तो सेम एज इट इज, अगर मैं यहां पर बात करता हूं रिलेशनल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर, तो इनकी भी प्रेसिडेंस होती है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक और कैटेगरी के बारे में जिसे नॉर्मली बोला जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स की अगर बात की तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं? तो एक चीज ध्यान रखना, सी लैंग्वेज में टोटल मिलाकर हमारे पास में 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। पहले ऑपरेटर की बात की जाए तो जिसे बोला जाता है एंड। रिमेंबर, अब एंड ऑपरेटर की बात करें तो एंड ऑपरेटर लिखने का तरीका क्या होता है? हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से, एंड। अब एक चीज ध्यान रखना, जब आप टाइप करोगे तो आप ऐसा ही लिखोगे, मगर मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ये सिंबल कभी समझ नहीं आया, तो मैं नॉर्मली कई बार इसको ऐसा लिखता हूं कोडिंग करते समय। डन। तो जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, मगर एक्चुअली वो सिंबल कुछ ऐसा होता है। डन। तो हमारा पहला ऑपरेटर कौन है? जिसको बोलते हैं हम एंड ऑपरेटर। इसके बाद एक और ऑपरेटर होता है, इसको बोला जाता है और। अब और ऑपरेटर की बात की जाए तो और ऑपरेटर को लिखना तरीका क्या होता है? कुछ इस तरीके से। डन। और इसके अलावा एक ऑपरेटर और होता है जिसे बोला जाता है नॉट।
अब नॉट ऑपरेटर की बात की जाए तो नॉट ऑपरेटर को लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है। तो टोटल मिला के हमारे पास 3 ऑपरेटर अवेलेबल हैं, एंड, और नॉट। अब यहां पर सबसे पहले अपन बात करेंगे केवल और केवल 2 ऑपरेटर्स के बारे में, जिसमें पहले ऑपरेटर का नाम है एंड और दूसरे ऑपरेटर का नाम है और। अब एक चीज ध्यान रखना, नॉर्मली जब आप कोई प्रोग्राम बनाओगे तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आएगी आपके सामने जब आपका जो आउटपुट होगा, आपका जो डिसीजन होगा, वो मल्टीपल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल पे लेके आता हूं कि मान लो आपको आर्मी की एग्जाम देना है, मान लो फॉर एग्जांपल, या आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको जाना है। तो वहां पे पहली कंडीशन क्या है कि आपको 1600 मीटर की जो रेस होती है वो 4.5 मिनट्स के अंदर कवर अप करनी पड़ती है, 4.5 मिनट या 5 मिनट्स के अंदर कवर करनी पड़ती है। डन। तो पहली कंडीशन क्या है कि आपको 1600 मीटर्स कवर करना है विद इन 4.5 मिनट्स। डन। और दूसरी कंडीशन क्या है, आपकी जो हाइट है वो मिनिमम होनी चाहिए 172 सेंटीमीटर के आसपास। अब 2 कंडीशन है, अगर आप ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करोगे तो आप आगे जा सकते हो। डन। ये कुछ क्राइटेरियाज हैं। तो अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है कि आपको आर्मी में ज्वाइन करना है। मगर अगर आपको आर्मी ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको मिनिमम इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करना जरूरी है। डन। सो ऐसी सिचुएशन जब आपका डिसीजन एक से ज्यादा कंडीशन पे डिपेंड करता है तो ऐसी सिचुएशन में हम या तो एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं या तो और ऑपरेटर का यूज करते हैं। डन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, तो यहां पर सबसे पहले अपन एक एक ऑपरेटर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात कर रहा हूं हमारे पहले ऑपरेटर के बारे में, जिसका नाम है एंड। एंड ऑपरेटर की बात की जाए तो एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है ये भी और वो भी। डन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल पे लेके आता हूं, मैं इंदौरी हूं। डन। तो इंदौरी में फेमस क्या है? पोहा जलेबी। तो मान लो मैं किसी दुकान पे गया और मैंने उससे बोला भाई साहब 1 प्लेट पोहा और साथ में जलेबी, मतलब मुझे दोनों चीजें चाहिए। रिमेंबर, तो ऐसी सिचुएशन जब आपके पास 2 कंडीशंस हैं और दोनों कंडीशन को क्या करना है, आपको सेटिस्फाइड करना है, तो आप एंड का यूज करोगे। इसको मैं डिटेल एग्जांपल के तो समझाऊंगा। डन। तो एंड का मतलब क्या होता है? ये भी और वो भी। तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होगा, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। इसका मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन 1 को भी सॉल्व करना है और क्वेश्चन 2 को भी सॉल्व करना है। तो एंड का मतलब क्या होता है? ये भी और वो भी। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो नॉर्मली प्रोग्रामिंग में आपके पास में कई बार ऐसी सिचुएशन आएंगी जब आपके पास में 2 कंडीशन होंगी और दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे? हम एंड का यूज करेंगे। तो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल पे लेके आता हूं। तो मान लीजिए अगर मैं इंदौर की बात करूं तो इंदौर में एक कॉलेज है जिसका नाम है मान लीजिए मेडिकैप्स। डन। एक बहुत अच्छा कॉलेज है इंदौर का। अब इस पर्टिकुलर कॉलेज की अगर बात की जाए तो इस पर्टिकुलर कॉलेज में मान लो कि किसी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है और इस स्टूडेंट को क्या करना है, यहां पर एडमिशन लेना है। अब मेडिकैप्स का जो मैनेजमेंट है उन्होंने क्या बोला कि भाई साहब अगर किसी भी स्टूडेंट को मेडिकैप्स कॉलेज में CS कंप्यूटर साइंस ब्रांच में अगर एडमिशन लेना है तो उसके 12th के जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 75 होना चाहिए। मतलब मिनिमम 75% या उससे ज्यादा मार्क्स होंगे तो वो बंदा एडमिशन ले सकता है। मगर साथ ही साथ जेई मेंस की बात की जाए तो जेई मेंस की जो एग्जाम होती है उस एग्जाम में भी आपके मिनिमम 90 मार्क्स होना चाहिए। मतलब सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए तो क्या हो गया? सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए तो अगर आपको मेडिकैप्स कॉलेज की CS ब्रांच में एडमिशन लेना है तो आपके 12th के परसेंटेज क्या होने चाहिए? 75 के बराबर या उससे ज्यादा। साथ ही साथ जो जेई मेंस की एग्जाम होती है उस एग्जाम में भी आपके जो मार्क्स होंगे वो 90 के बराबर या उससे ज्यादा होने चाहिए। अगर आप इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हो तो उस केस में आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज एडमिशन नहीं मिलेगा। सिंपल सी चीज है। डन। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो? यहां पर आपका डिसीजन क्या है? यहां पर आपका डिसीजन है कि आपको CS ब्रांच में एडमिशन लेना है, मगर उस डिसीजन तक पहुंचने के लिए आपके पास कंडीशन कितनी है? यहां पर 2। क्लियर? डन। तो अब ऐसे सिचुएशन में आप किस ऑपरेटर का यूज करोगे? एंड ऑपरेटर का। क्यों? क्योंकि आपके पास यहां पे कितनी कंडीशन अवेलेबल है? 2।
और दोनों कंडीशन की बात की जाए तो दोनों कंडीशन का क्या होना जरूरी है, ट्रू, तो हम किसका यूज करेंगे, एंड का। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर हम एंड ऑपरेटर की बात करें तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एंड ऑपरेटर को लिखने का तरीका क्या होता है, व्हाट्स द वे। तो यहां पर अगर मैं एंड ऑपरेटर की बात करूं तो एंड ऑपरेटर के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा होता है राइट हैंड साइड। डन, LHS और RHS। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैंने आपसे क्या बोला कि एंड ऑपरेटर का यूज कब करते हैं, जब हमारे पास कितनी कंडीशंस हो, दो। डन, तो एक चीज ध्यान रखना, LHS साइड पे लिखी जाएगी आपकी कंडीशन नंबर 1 और RHS साइड की बात की जाए तो वहां पर लिखी जाएगी आपकी कंडीशन नंबर 2। डन, LHS पे कंडीशन नंबर 1, RHS पे कंडीशन नंबर 2। डन, अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर अगर आपको कंडीशनल ऑपरेटर की वर्किंग को प्रॉपर्ली समझना है तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा फ्लो। फ्लो मतलब क्या, फ्लो मतलब कौन कैसे वर्क करता है, मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है, एंड ऑपरेटर है, इनके वर्क करने का ऑर्डर क्या होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर मैं यहां पर कंडीशनल ऑपरेटर की बात करूं तो कंडीशनल ऑपरेटर में सबसे पहले जो वर्क करेगा वो होगा कंडीशन नंबर 1। तो पहले कौन वर्क करेगा, कंडीशन नंबर 1, दैट्स इट। उसके बाद कौन वर्क करेगा, उसके बाद वर्क करेगा कंडीशन नंबर 2। डन, और इन दोनों के वर्क करने के बाद में कौन वर्क करेगा, कंडीशन नंबर 3। डन, तो ये आर्किटेक्चर होगा। देखिए, अगर आप प्रोग्रामिंग पे कमांड करना चाहते हो तो आपको जल्दबाजी में चीजों को समझने की कोशिश नहीं करनी है, आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना पड़ेगा। डन, तो कंडीशन नंबर 1 पहले वर्क करेगी, देन कंडीशन नंबर 2 वर्क करेगी, और देन उसके बाद कौन वर्क करेगा, आपका एंड वर्क करेगा। तो चलिए इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए अपन इसी एग्जांपल पे आते हैं, तो मान लो कोई स्टूडेंट है, उसको क्या करना भैया, उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना, और ये हमारी दोनों कंडीशंस हैं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं मेरी कंडीशंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पर सबसे पहले लिखूंगा एंड, और एंड की बात की जाए तो एंड के लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिख दी कंडीशन नंबर 1। तो मेरी कंडीशन क्या है भैया, पहली 12th ग्रेटर देन इक्वल टू 75, ये आपकी पहली कंडीशन है। डन, और दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, कि जेई मेंस के जो मार्क्स होने चाहिए वो 90 के बराबर या उससे ज्यादा होने चाहिए। डन, अब ध्यान देना प्लीज, तो मान लो ये कोई पर्सन है, डन, मान लो ये आप हो, डन, और आपकी बात की जाए तो मान लो कि आपके जो 12th के परसेंटेज हैं वो है 90। डन, फील करो, अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं मानता हूं कि ये सब काल्पनिक बातें हैं, ऐसा होता नहीं है, मगर मान लो कि आपके परसेंटेज कितने, 90, कुछ समय के लिए तो अच्छा लगेगा। डन, और उसके अलावा हम बात करते हैं यहां पर जेई मेंस की, तो जेई मेंस के मार्क्स मान लीजिए आपके 96। डन, अब एक काम करते हैं, अब यहां पर जो 12th हैं, 12th के परसेंटेज और जेई मेंस की बात की जाए तो इनके जो मार्क्स होते हैं वो हम यहां पर इस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, पुट अप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैंने आपसे क्या बोला, सबसे पहले कौन वर्क करेगा, सबसे पहले वर्क करेगा कंडीशन नंबर 1। अब यहां पर आप एक चीज देखो, स्टेटमेंट क्या है, TW ग्रेटर देन इक्वल टू 75। अब मुझे बताओ, अगर इस पर्सन की बात की जाए तो यहां पर इसके 12th के परसेंटेज कितने हैं, 12th के परसेंटेज 90, तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा आपका, 90 ग्रेटर देन इक्वल टू 75। देन बीच में क्या लगा हुआ भैया, बीच में आपका लगा हुआ एंड, एज इट इज रहने दो। अब कौन है, राइट हैंड साइड की बात किया तो यहां पे क्या है, यहां पर जेएम की वैल्यू कितनी है, जेएम की वैल्यू है 96, तो आपका स्टेटमेंट क्या बन जाएगा यहां पर, 96 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। डन, अब फ्लो के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो सबसे पहले कौन वर्क करेगा, सबसे पहले आपकी कंडीशन नंबर 1 वर्क करेगी, और कंडीशन 1 क्या बोल रही है, 90 ग्रेटर देन इक्वल टू 75। सही या गलत, ऑब्वियस बात है भैया, बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका रिजल्ट क्या आएगा, आपको हमने बताया था, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपका रिजल्ट आएगा 1। डन, क्लियर। अब ये जो एंड है वो एज इट इज रह जाएगा। अब कौन वर्क करेगा, अब वर्क करेगी आपकी कंडीशन नंबर 2, तो ये आपकी कंडीशन नंबर 2, ये कंडीशन नंबर 1, दैट्स इट। अब कंडीशन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो कंडीशन नंबर 2 क्या बोल रही है, 96 किसके मार्क्स है, जेएम के। डन, तो 96 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, सही या गलत, सही है भैया, बिल्कुल सही है। तो यहां पर भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज,
अब यहां पर कौन वर्क करेगा? अब आपका एंड वर्क करेगा थर्ड पोजीशन पे। डन। अब ध्यान देना प्लीज, अगर मैं एंड ऑपरेटर की बात करूं तो एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड ऑपरेटर का सिंपल सा कंसेप्ट है, एंड अपने लेफ्ट हैंड साइड पे झांक के रखेगा, क्या पढ़ा है भैया? वन। वन मतलब क्या? ट्रू। एंड अपने राइट हैंड साइड पे झांक के रखेगा, राइट पे क्या पड़ा हुआ है? वन, मतलब क्या? ट्रू। और एंड क्या बोलेगा? भैया अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे वन पड़ा हुआ है और मेरे राइट हैंड साइड पे वन पड़ा हुआ है, मतलब अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या पड़ा हुआ है? ट्रू, और मेरे राइट हैंड साइड पे भी क्या पड़ा हुआ है? ट्रू, तो मैं यहां पर बोलूंगा कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। तो एक चीज ध्यान रखना, एंड की अगर बात की जाए तो एंड ऑपरेटर आपको रिजल्ट में देगा ट्रू, मतलब वन। कब? जब आपके पास कितनी कंडीशन हो? दो, और दोनों कंडीशन का जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा? ट्रू। तो एंड का रिजल्ट भी क्या आएगा? आपका ट्रू। डन। हमने एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए लिया, मान लो पर्सन कौन है? आप हैं। मान लो अपन यहां पे किसी और व्यक्ति की बात कर लेते हैं। डन। तो यही वाली कंडीशन में वापस लिख देता हूं, TW ग्रेटर देन इक्वल टू 75 एंड JE मेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 90। डन। अब मान लो ये एक और पर्सन अवेलेबल है। इन भाई साहब की अगर बात की जाए बेटा, तो इन भाई साहब के मान लो 12th के परसेंटेज कितने हैं? इनके 12th के परसेंटेज मान लो 62। ये वास्तविकता है, नॉर्मली इसके आसपास अपन घूमते रहते हैं। डन। और इनकी बात की जाए बेटा, तो इनकी जो जेई मेंस की एग्जाम है उसके मार्क्स कितने? मान लो फॉर एग्जांपल 98। इन दो ही लैंग्वेज मान लो बेटा उनको उड़ के लगी है, हाँ कि भैया 98 मार्क्स आ गए मान लो। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, इस वैल्यूज के अकॉर्डिंग अब इस स्टेटमेंट को अपन क्या करते हैं? इवेल्युएट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, 12th की वैल्यू क्या है? 62। तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 62 ग्रेटर देन इक्वल टू 75। डन। देन कौन वर्क करेगा? आपका एंड। देन क्या हो गया यहाँ पर? स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? जेम। जेम की वैल्यू कितनी है? 98। तो 98 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। डन। अब आपके पास दो पार्ट बन गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब मैंने आपसे क्या बोला? पहले कौन वर्क करेगा? सबसे पहले वर्क करेगा लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया। तो यहां पे कंडीशन क्या है? यहां पर कंडीशन आपकी लिखी हुई है 62 ग्रेटर देन इक्वल टू 75। सही या गलत? भैया बिल्कुल गलत है ये। डन। अब एंड की बात करते हैं, एंड यहां पर बीच में आ गया। अब कौन वर्क करेगा? राइट हैंड साइड वाला पार्ट। तो राइट हैंड साइड की बात करो, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है? 98 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। सही है या गलत? सही है भैया। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि एंड ऑपरेटर की अगर बात की जाए तो एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रखा हुआ है? 0। और एंड ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे क्या रखा हुआ है बेटा? 1। और एंड क्या बोलता है? भैया अगर मेरे दोनों साइड क्या होगा? ट्रू होगा, मतलब मेरे दोनों साइड क्या होगा? 1 होगा, तो ही मेरा रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा, अदरवाइज मेरा रिजल्ट क्या आएगा? 0। डन। तो यहां पर इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो यहां पर एंड का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0, क्योंकि एंड के लेफ्ट हैंड साइड वाली जो कंडीशन है वो क्या हो रही है बेटा? फॉल्स हो रही है। और एंड के राइट हैंड साइड की बात की जाए तो राइट हैंड साइड वाली कंडीशन क्या हो रही है? आपकी ट्रू हो रही है। दैट्स इट। तो चलिए अब बात करें हमारी ट्रुथ टेबल के बारे में। रिमेंबर, ट्रुथ टेबल मतलब क्या? सत्य तालिका। तो यहां पर मैं आपको एंड ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये सब चीजें शायद आपने फिजिक्स में पहले पढ़ रखी होंगी, बट प्रोग्रामेटिकली भी इनको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो एंड ऑपरेटर की अगर बात की जाए तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है भैया? कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, और देन क्या होता है आपका? आउटपुट। अब एक चीज ध्यान रखना, ये किसकी ट्रुथ टेबल है? एंड ऑपरेटर, TT। डन। अब ध्यान देना प्लीज, अगर आपकी कंडीशन नंबर 1 क्या होती है? फॉल्स। कंडीशन 2 क्या होती है? फॉल्स। तो आपका रिजल्ट भी क्या आएगा भैया? फॉल्स। डन। अगर कंडीशन नंबर 1 क्या होती है? आपकी फॉल्स, और कंडीशन 2 क्या होती है? ट्रू, तो भी आपका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। कंडीशन 1 की बात की जाए तो कंडीशन 1 क्या होती है? मान लीजिए ट्रू, और कंडीशन 2 क्या हो जाती है? मान लीजिए आपकी फॉल्स, तो भी आपका रिजल्ट क्या आएगा यहां पर? फॉल्स। और अगर मान लीजिए आपकी दोनों कंडीशन क्या होती है? ट्रू, तो इस केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। अदरवाइज बाकी सभी केसेस में आपका रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो ये होता है एंड ऑपरेटर। डन। अभी ये टॉपिक हमारा खत्म नहीं हुआ है, इस टॉपिक के बारे में और चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें मैं आपको बताऊं प्रेसिडेंस के बारे में। प्रेसिडेंस मतलब क्या? प्रियोरिटी।
कौन पहले वर्क करेगा, कौन बाद में वर्क करेगा, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। अब बात करते हैं हमारी एक और कैटेगरी के बारे में जिसे नॉर्मली बोला जाता है और ऑपरेटर। रिमेंबर, अब और ऑपरेटर की बात किया तो मैंने आपको बताया था कि और ऑपरेटर को लिखने का तरीका क्या होता है। देखिए, और ऑपरेटर को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं जब हम कोडिंग करेंगे तो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहां पे बात करता हूं और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है ये या वो। डन। कई लोगों की जिंदगी होती है ना, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, मतलब ये नहीं तो वो, नहीं तो वो, नहीं तो वो। ऑब्वियस सी बात है। तो नॉर्मली अगर और की बात करें तो और का मतलब भी कुछ वैसा ही है, ये नहीं तो वो। तो ऐसी सिचुएशन जब आपके पास दो कंडीशंस हो और दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं। ध्यान रखना, दो कंडीशन में से मिनिमम एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी हो तो उस सिचुएशन में आप किसका यूज करोगे? और ऑपरेटर। तो अपन एक सिंपल एग्जांपल पे आते हैं, वही एग्जांपल जो अपन ने पहले लिया था। तो मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, उसे क्या करना है भैया? उसे इंदौर के मेडिकेप्स कॉलेज की आईटी ब्रांच में एडमिशन लेना, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। अब आईटी ब्रांच में अगर आपको एडमिशन लेना है तो मेडिकेप्स वालों ने क्या बोला कि भाई साहब, अगर आपको आईटी ब्रांच में एडमिशन लेना है तो आपके जो 12th के परसेंटेज हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 75 होना चाहिए। डन। बट अगर ऐसा नहीं है, मान लो कि तुम्हारे परसेंटेज 75 के बराबर है, उससे ज्यादा नहीं है, मान लो फॉर एग्जांपल, तो जो जेई मेंस की एग्जाम होती है उसमें भी आपके मार्क्स मिनिमम 60 के बराबर है, उससे ज्यादा होने चाहिए। मतलब यहां पर अगर कंडीशंस की बात की जाए तो कंडीशंस तो दो हैं, पहली कंडीशन ये रही, दूसरी कंडीशन ये रही। मगर इन दोनों कंडीशन की बात की जाए तो दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी नहीं है। इन दोनों कंडीशन में से मिनिमम एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। दोनों ट्रू हो जाए बड़ी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलेज वाले ऐसा थोड़ी बोल देंगे कि भैया तुम्हारे तो 75% ज्यादा मार्क्स है, तुम्हारे जेई मेंस के मार्क्स जो है वो भी 60 के बराबर है, उससे ज्यादा है, तुम तो ज्यादा ही ज्ञानवान हो, तुमको थोड़ी रखेंगे। ऐसा नहीं होगा बेटा। रिमेंबर, ध्यान रखना, दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मिनिमम एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। किसमें? और ऑपरेटर में। तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो और ऑपरेटर का यूज कब करते हैं? तो और ऑपरेटर का यूज ऐसी सिचुएशन में किया जाता है जब हमारे पास कितनी कंडीशंस हो? दो, और उन दोनों कंडीशन में से मिनिमम एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी हो, तो आप किसका यूज करोगे? और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर की बात करें तो और ऑपरेटर को लिखने का तरीका क्या होता है, ध्यान देते हैं। देखिए, तो पहले अपन लिखेंगे और, वही तरीका, एक होगा बेटा आपका LHS और दूसरा होगा आपका RHS। डन। अब LHS की बात की जाए बेटा तो LHS में अपन क्या लिखेंगे? कंडीशन नंबर 1, और RHS में क्या लिखोगे भैया? कंडीशन नंबर 2। दैट्स इट। अब आपको यहां पर वही चीज वापस ध्यान रखनी पड़ेगी, और उसको मैंने क्या बताया था? फ्लो। फ्लो मतलब क्या? पहले कौन वर्क करेगा और बाद में कौन वर्क करेगा। तो वही रूल है, यहां पर सबसे पहले वर्क करेगी कंडीशन नंबर 1, तो ये आपकी पहली स्टेप। डन। और उसके बाद वर्क करेगी आपकी कंडीशन नंबर 2, तो ये आपकी सेकंड स्टेप है। और इन दोनों के वर्क करने के बाद में कौन वर्क करेगा? तीसरे नंबर पे आपका और ऑपरेटर। डन। तो पहले कंडीशन नंबर 1, फिर कंडीशन नंबर 2, और देन कौन वर्क करेगा? आपका और ऑपरेटर। डन। तो चलिए अपन एक सिंपल से एग्जांपल पे आते हैं। मान लो आपकी बात की जाए। डन। आपकी बात की जाए तो मान लो कि आपके जो 12th के परसेंटेज हैं वो हैं, मान लीजिए 68 फॉर एग्जांपल, और जेई मेंस की बात की जाए तो जेई मेंस में आपके जो मार्क्स है वो मान लीजिए आ गए 64। क्लियर। अब इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर केस को अपन इस फॉर्मूले में पुटअप करके देखते हैं। डन। तो ध्यान देना प्लीज यहां पे। तो मैं यहां पर स्टेटमेंट क्या लिखूंगा? कुछ इस तरीके से, TW ग्रेटर देन इक्वल टू 75। तो ये हमारी पहली कंडीशन थी। देन अपन बीच में क्या लगा देंगे? और। देन हमने क्या लिखा? जेई मेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 60। दैट्स इट। अब यहां पर आप एक चीज देखो, आपकी बात की जाए तो आपके 12th के परसेंटेज कितने हैं भैया? 68। तो इसको अपन इस फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं। तो स्टेटमेंट क्या बन गया आपका? 68 ग्रेटर देन इक्वल टू 75। ये आपकी पहली कंडीशन लग गई। दूसरी कंडीशन क्या है? जेई मेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो आपके जेई मेंस के मार्क्स कितने हैं? 64। तो कंडीशन क्या बन गई आपकी?
64 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो दोनों कंडीशन आपने यहां पर रख दी, एक कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड पे और दूसरी कंडीशन राइट हैंड साइड पे। अब यहां पर पहले कौन वर्क करेगा? सबसे पहले वर्क करेगा लेफ्ट हैंड साइड। डन। और लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ भैया? लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 68 ग्रेटर देन इक्वल टू 75। सही या गलत? अति उत्तम, गलत है ये। डन। अब राइट साइड पे जाएगा इधर वाले एरिया में। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। सही या गलत? सही, बिल्कुल सही। अब यहां पर कौन वर्क करेगा? अब यहां पे वर्क करेगा और। अब और ऑपरेटर की बात करें तो और ऑपरेटर क्या बोलता है? और ऑपरेटर अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखेगा और अपने राइट हैंड साइड पे देखेगा। अगर और को किसी एक साइड पर, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे वो राइट हैंड साइड हो, किसी एक साइड पर अगर और ऑपरेटर को क्या मिल गया? 1, तो और क्या बोलेगा भैया? मेरे पास एक 1 अवेलेबल है तो मेरा रिजल्ट भी क्या आएगा? 1। तो ध्यान रखना, और ऑपरेटर की बात की जाए तो और ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पे जो कंडीशन रखी हुई है उन कंडीशन में से मिनिमम एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। दोनों ट्रू हो जाएंगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो इसी को अपन एक और पर्सन के अकॉर्डिंग टेस्ट करके देख लेते हैं कि मान लो ये भाई साहब हैं। इन भाई साहब की बात की जाए बेटा तो इन भाई साहब का नाम क्या? मान लो अजय। अगर मेरा ये वीडियो कोई अजय देख रहा हो तो भाई दिल पे मत लेना यार प्लीज, ठीक है? डन। तो मान लो बेटा आपकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये थी आपकी TW ग्रेटर देन इक्वल टू 75। डन। और की बात की जाए तो और के बाद कंडीशन क्या लगा रही है आपकी? JEE मेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ये आपकी दो कंडीशन लग गई। अब मान लो अजय भाई साहब की बात की जाए बेटा तो अजय भाई साहब के 12th के जो परसेंटेज मान लो वो है 51। डन। और JEE मेंस की बात की जाए तो JEE मेंस के जो मार्क्स आए हैं वो मान लो है फॉर एग्जांपल 58। डन। अब इन वैल्यूज को अपन क्या करते हैं? इस फॉर्मूले में पुटअप करके देखते हैं। तो चलिए, 12th की वैल्यू क्या है आपकी? 51। तो स्टेटमेंट क्या बन गया? 51 ग्रेटर देन इक्वल टू 75। और JEE मेंस की बात की जाए तो JEE मेंस की वैल्यू क्या है? JEE मेंस की वैल्यू है 58, ये रही। तो 58 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। डन। अब इस केस की अगर बात की तो पहले कौन वर्क करेगा? तो सबसे पहले यहां पे वर्क करेगा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है? 51 ग्रेटर देन इक्वल टू 75। सही या गलत? बिल्कुल गलत। तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा भैया? 0। डन। बीच में कौन लगा हुआ? और। ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे कौन है भैया? कंडीशन 58 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इस कंडीशन का रिजल्ट क्या आएगा? अगेन 0। तो ये कंडीशन क्या हो रही है बेटा? फॉल्स हो रही है। अब और ने देखा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या पड़ा हुआ है? 0। राइट हैंड साइड पे क्या पड़ा हुआ है? 0। मतलब दोनों कंडीशन क्या हो चुकी हैं आपकी? फॉल्स। और अगर दोनों कंडीशन क्या होंगी आपकी? फॉल्स। तो और क्या बोलेगा भैया? मेरा रिजल्ट भी क्या होगा? फॉल्स। डन, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हम हमारे और ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल की। और ऑपरेटर कैसे लिखा था भैया? इस तरीके से। डन। तो ये क्या है भैया? हमारी TT, ट्रुथ टेबल, सत्य तालिका हिंदी में बोला जाए तो पहले क्या होगा? कंडीशन नंबर 1। फिर क्या होगा भैया? कंडीशन नंबर 2। और देन क्या होगा? आउटपुट। अगर कंडीशन 1 फॉल्स है, कंडीशन 2 भी फॉल्स है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा भाई साहब? फॉल्स, 0। अगर कंडीशन 1 फॉल्स है, कंडीशन 2 ट्रू है, तो इस केस में आपका आउटपुट क्या आएगा भैया? 1। कंडीशन 1 मान लीजिए क्या है भैया? ट्रू। कंडीशन 2 क्या है? फॉल्स है। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा यहां पर? ट्रू। कंडीशन 1 की बात की जाए वो भी क्या हो जाए? ट्रू। कंडीशन 2 भी क्या हो जाए? ट्रू। तो भी आपका रिजल्ट क्या आएगा बेटा? ट्रू। ध्यान रखना, दोनों कंडीशन अगर ट्रू हैं तो भी आपका रिजल्ट ट्रू ही आएगा। मेडिकल्स वाले ये नहीं बोलेंगे कि भाई साहब आपके परसेंटेज 75 के बराबर है, उससे ज्यादा अवेलेबल है। JEE मेंस में भी तुम 60 से ज्यादा मार्क्स लिया है, तुम तो अधिक ही ज्ञानवान हो, कुछ ज्यादा ही ज्ञान है तुमको, तो तुमको हम कैसे रख सकते हैं? ऐसा नहीं होगा। डन। दोनों कंडीशन ट्रू होती है, अच्छी बात है, मगर मिनिमम एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। क्लियर? तो ये था हमारा सेकंड ऑपरेटर जिसका नाम है और। इसको भी अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे अपकमिंग वीडियोस। अब बात करते हैं हमारे अगले ऑपरेटर के बारे में जिसे नॉर्मली बोला जाता है नॉट ऑपरेटर। रिमेंबर, अब नॉट ऑपरेटर की बात करें तो नॉट ऑपरेटर को लिखने का तरीका क्या होता है भैया? कुछ इस तरीके से। डन।
अब एक चीज ध्यान रखना, नॉट ऑपरेटर की बात की है तो नॉट ऑपरेटर का यूज क्या होता है? सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए तो नॉट ऑपरेटर किसी भी कंडीशन के आउटपुट को पलट देता है, रिवर्स कर देता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने एक सिंपल सी कंडीशन लगाई, डन, 10 ग्रेटर देन 20, डन। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो यहां पर आपने क्या लिखा, 10 बड़ा है 20 से। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर मैं लॉजिकली सॉल्व करूंगा तो आपको एक चीज पता है कि यहां पर आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, 0। क्यों? 10 20 से बड़ा नहीं है, गलत है ये तो यहां पर आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0। बट अगर मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा लिखा, 10 ग्रेटर देन 20 और उसके पहले मैंने यहां पर लगा दिया नॉट, डन। इस केस की अगर बात की जाए तो इस पर्टिकुलर केस में आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1। मतलब सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, नॉट ऑपरेटर की बात की जाए तो नॉट ऑपरेटर अगर आपका रिजल्ट क्या आता है भैया, 0, तो उसको 1 कर देगा, और अगर आपका रिजल्ट 1 आता है तो उस रिजल्ट को क्या कर देगा, 0 कर देगा। ये सिंपल सा रूल है किसका, नॉट ऑपरेटर का, डन। तो ये क्या करता है, रिजल्ट को पलट देता है। अब कई स्टूडेंट की बात किया तो ये सर ये तो बहुत सिंपल सा ऑपरेटर, इसका यूज क्या है, इसका यूज होता कहां है? रिमेंबर, ये बहुत पावरफुल ऑपरेटर है। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, डन। देखिए कुछ चीजें ऐसी है जो इस एग्जांपल में आएंगी जो हो सकता है कि आपको एकदम क्लिक ना करें, फ्यूचर का पार्ट है वो, मगर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जैसे मान लो कि मेरे सामने कोई 10 लोग खड़े हैं एग्जाम्पल के लिए, डन। तो ये एक पर्सन है। अब इस पर्सन की अगर बात की जाए तो मान लीजिए कि मेरे सामने यहां पे कोई 10 लोग खड़े, 10 पर्सन खड़े हुए हैं, और हर व्यक्ति की बात की जाए, हर व्यक्ति क्या होगी, अपनी कोई ना कोई एज होगी। तो जैसे मान लीजिए यहां पर एज है इस पर्सन की 71, इसकी 28, इसकी 53, इसकी 71, 75 ले लेते हैं इसको, मान लीजिए 54, 29, 18, 32, इसके अलावा 48, और मान लीजिए फॉर एग्जांपल 15, डन, क्लियर। ये अलग अलग पर्सन की एज है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं यह चाहता हूं कि भैया मुझे वो पर्सन मिल जाए जिसकी एज 54 हो, डन। तो नॉर्मली क्या होगा, जब आप प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ोगे एक कंसेप्ट आएगा, इसको बोलते हैं लूप, एक कंसेप्ट आएगा इसको बोलते हैं अरे। तो आप क्या करोगे, आप यहां पर एक ऐसी कंडीशन लगाओगे कुछ इस तरीके से, एज इक्वल टू 54। मतलब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन को मैं सब पे चेक करूंगा। पहले वाले व्यक्ति से, भैया तुम्हारी एज क्या ही है, तो वो बोला भाई साहब मेरी एज 71। तो मैंने बोला क्या 71 54 के बराबर है? नहीं। तो यहां पर रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स। अगेन मैं से पूछूंगा भाई साहब तुम्हारी एज क्या है, तो उसने बोला सर 28। यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। यहां पर फॉल्स, यहां पर फॉल्स, यहां पर ट्रू। तो बेटा यहां पर क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। मतलब ये पर्सन मुझे मिल गया जिसकी एज क्या है आपकी 54। तो मैंने यहां पर एक कंडीशन लगा दी है किस पर्सन के अकॉर्डिंग, जिसकी एज 54 हो, डन। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा बोलूं तो कि मुझे वो लोग चाहिए, वो लोग जिनकी एज 54 ना हो, ना, तो क्या मैं ऐसा करूंगा क्या कि मैं यहां पर सबके लिए कंडीशन लगाऊंगा, एज इक्वल टू 1, एज इक्वल टू 2, एज इक्वल टू 3? ना, ऐसा नहीं करूंगा भैया। ऐसे में क्या हजारों एज लगाऊंगा यहां पे? नहीं, पॉसिबल नहीं है, डन। तो मैंने क्या बोला कि मुझे वो पर्सन चाहिए जिनकी एज 54 ना हो। मतलब यहां पे किन की बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है इन सभी की और बात हो रही है इन सभी की, मुझे सब चाहिए। इस केस में क्या करूंगा मैं, सिंपल, इस केस में मैं इस स्टेटमेंट के आगे जस्ट लगा दूंगा नॉट। अब यह स्टेटमेंट कैसा हो गया है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में इसको अगर आप देखोगे तो यह स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर पर्सन के अलावा सबके लिए ट्रू हो जाएगा, डन। तो एक चीज ध्यान रखना, लॉजिकली नॉट ऑपरेटर का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं कि नॉट ऑपरेटर का कोई यूज होगा नहीं। मगर आप चीज सोचो कि मुझे इसको छोड़ के सबके लिए काम करना है, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट के लिए वर्क करना होता तो आप क्या करते हो, कंडीशन उसके लिए लगाते हो जिसको छोड़ना है। तो मैंने यहां पे कंडीशन किसके लिए लगाई है, 54 वाले के लिए, और उसके पहले क्या लगा दिया, नॉट।
तो क्या हो गया, आपकी कंडीशन पलटा गई। तो इस केस में क्या होगा, यहां पर जो भी बात होगी, इस स्टेटमेंट का मतलब हो गया है 54 को छोड़ के सब, मतलब यहां पर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के सारे नंबर को सेटिस्फाइड कर रहा है, केवल के लिए एक नंबर को छोड़ रहा है, वो नंबर कौन है आपका 54। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होता है आपका नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, नॉट ऑपरेटर आपके रिजल्ट को पलट देगा। अगर आपका रिजल्ट 1 आ रहा है तो उसको 0 कर देगा, और अगर आपका रिजल्ट 0 आ रहा है तो उसको 1 कर देगा। डन। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।